जो मेजर कंपनी आज सबसे ज़्यादा गिरी है उसमें सबसे पहला नाम है वेदांता लिमिटेड। जिनके पास भी ये स्टॉक होल्डिंग में है वो हमेशा ही थोड़ा टेंशन में रहेंगे ही। देख सकते हैं आज भी 6.65% ये माइनस में था। रीज़न क्या है? रीज़न है इसमें इन्वेस्टर की सेलिंग। इनके जो मेन प्रमोटर हैं ट्विन स्टार होल्डिंग्स, ये यहाँ से अराउंड 4.3% का स्टेक सेल करने वाले हैं या तो सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये परसेंटेज सेल करने वाले हैं। इसके बाद इनके पास 42.30% के आसपास की स्टेक रहेगी। अब ये किसके पास जाता है वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। वो FII या DIA के पास जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो पब्लिक के पास जाता है तब थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी है, अगर प्रमोटर सेल कर रहा है और ख़ास तौर पे मेन प्रमोटर जो सबसे टॉप का जो प्रमोटर होता है वो अगर सेलिंग करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है। और कुछ दिन पहले बैंक वगैरह के भी न्यूज़ वगैरह आ रहे थे कि उनके सेंटिमेंट्स लो हो रहे हैं इसके ऊपर, वेदांता के ऊपर, तो इसलिए वो लोग भी अपना स्टेक्स कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए थे। और इवन अगर इसका जून का प्रॉफिट देखेंगे तो ये जो 3,308 करोड़ का प्रॉफिट आया है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से काफ़ी कम है। तो हर चीज़ नेगेटिव है। इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इसका क्वार्टरली रिजल्ट, सब इसका नेगेटिव ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली स्टॉक में भी क्या होगा? नेगेटिविटी ही होगी। अब इसका मंथली कैंडल का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डेली कैंडल का चार्ट है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक में अगर आप कहीं भी गलत जगह पे फंस गए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा और बहुत कंसिस्टेंसी में पेनफुल हो जाएगा। अगर जो आपने बेस में एंट्री की तब तो आपको मौका मिलेगा इसमें से एग्ज़िट करने का बहुत अच्छे प्राइस पे, अच्छे प्रॉफिट पे। लेकिन अगर जो आपने ऊपर में कहीं गलती से एंट्री कर ली, कहीं इसको बेस समझ के इस पर एंट्री कर ली, तो फिर आपको ये फॉल जो देखने को मिलेगा ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो मैं आपको कॉल नहीं दे रहा इसको सेल करने की या बाय करने की, लेकिन मैं एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कब से 2009 से पहले से ही आप देखोगे तो ये एक लाइन अगर आप बना लो तो इस लाइन पे ये बार बार आता है। देखिए, एक लंबे टाइम के बाद आता है। ठीक है, लेकिन आता है मतलब ये नहीं कि यहाँ के लिए आप वेट करोगे। अब अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो आप यहाँ कहीं भी रहोगे ना, तो इसका वेट करने में आपको एवरेजिंग अगर करने की प्लानिंग है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हो सकता है आगे कई साल लगा दे इस लाइन पे वापस आने में, और तब तक आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहेगा अगर आपने कहीं भी ऊपर में इसमें बाइंग की है तो अगर आप वैसी टेंशन बेयर नहीं कर सकते तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे इसमें कोई भी रिकवरी के साइंस तो देखने को अभी नहीं मिल रहे। जिन लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है और एंट्री करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस लाइन पे आप जब भी ये स्टॉक देखो तो एंट्री कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा वहाँ पे आप एग्जिट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी स्टॉक मुझे नहीं लगता। अगली कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिसमें आप न्यूज़ देख सकते हैं। इन्होंने 155 करोड़ रुपए अलग से रख लिए हैं। किस चीज़ के लिए? गुड़गांव में जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें क्वालिटी इश्यूज़ आए थे, उसके लिए इन्होंने रिपेयरिंग के खर्चे के नाम पे 155 करोड़ रुपीस अलग से रख दिए हैं। मतलब ये तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनको लग ही रही है। लेकिन अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो ये पिछले साल के सेम क्वार्टर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत अच्छा है। इवन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। FII ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, DIA ने बहुत कुछ पॉइंट्स में कम किया है, और जो FII ने स्टेक बढ़ाया है वो पब्लिक से लिया गया है। ठीक है, तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो बहुत तेज़ी से तो नहीं, लेकिन एक अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। यहाँ से सारा ही मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा था, तो इसका चांस ये है कि अगर ये अच्छे रिजल्ट्स वगैरह दिखाता है तो यहाँ से ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। पी रेशियो अगर चेक करेंगे तो पी रेशियो में EPS बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं EPS के पहाड़ बढ़ रहे हैं। PE कहाँ पर है? यहाँ पर है, अपनी मीडियन से थोड़ा सा ही ऊपर में चल रहा है। लेकिन रिटर्न वगैरह कुछ खास इसमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने चार्ट देखा, उसकी वजह से ही ये आपको ROE और ROC बहुत कम देखने को मिल रहा है। इवन 3 साल का, 5 साल का भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट करा हुआ है तो वो इस गिरावट के बावजूद 2400 या 2500 के आसपास तक
होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप फंडामेंटल्स वगैरह देख के डिसाइड कर सकते हैं। और जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको इसमें एंट्री ना ही करें तो अच्छा होगा अभी के टाइम पे, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर इनकेस आपको ये 1000 रुपये के आसपास आता हुआ दिखता है तो 1000 रुपये के आसपास में इसमें एंट्री करना ठीक ठाक माना जा सकता है। अगला स्टॉक है नैरोलैक। पता है आपको, पेंट्स की कंपनी है, KNPL बोलिए या कंसाई नैरोलैक बोलिए, जो भी बोलिए, इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। मैं लेवल्स आपको बताऊंगा। आज के दिन ये गिरा है लेकिन मैं फिर भी इसको सेल नहीं करने वाला अभी। रीजंस भी मैं शेयर करूंगा आपसे। सबसे पहले इसका जो प्रॉफिट आया है अभी का, आप देख सकते हैं 734 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रिजल्ट आया है इस बार का। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो प्रोमोटर बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक बिल्कुल बेचने को रेडी है ही नहीं। आप ईयरली भी देखेंगे तो भी आपको सेम ही दिखेगा, सेम होल्डिंग अभी भी मेंटेन हो रही है। FII ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, DII ने अपने स्टेक को कुछ पॉइंट्स में कम किया है। अभी इसमें ये जो गिरावट आई है इसका मैं रीज़न पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने इसमें एंट्री कहाँ पे की है। ओके, रीज़न दिखेगा इसके डेली कैंडल वाले चार्ट में। ये हमेशा ही जब भी अपर बॉलिंजर के आसपास आता है थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। अपर बॉलिंजर पे आता है सेलिंग दिखती है, अपर बॉलिंजर पे आता है सेलिंग दिखती है। वही अभी हुआ है, अपर बॉलिंजर पे है, सेलिंग दिख रही है। अब इसमें जो भी आपको मार्केट में न्यूज़ वगैरह दिखे, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जब तक कि कोई फ्रॉड ना हो तब तक मुझे और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक टेक्निकल मेरे साथ। ओके, तो अभी इसमें आपको ये सेलिंग दिखी है, हो सकता है 1-2 दिन आपको छोटे छोटे कैंडल्स दिखे, फिर ये वापस ऊपर जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट। और बहुत सारे रीज़न है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये स्टॉक क्या है, काफ़ी मार्केट में दिखता है, ठीक है। साउथ में बहुत ज़्यादा इसका नाम हो रखा है ना। नैरोलैक किसको नहीं पता, सबको पता है। तो जैसे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, वैसे ही नैरोलैक भी है। और धोनी भैया इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अभी इसको अगर आप पहले से देखेंगे तो पहले से इसमें कंसिस्टेंसी रहती थी ऊपर जाने की, जैसे एशियन पेंट जाता है या बर्जर पेंट जैसे कंसिस्टेंसी में लॉन्ग रन में ऊपर जाता है, तो वैसे इसमें कंसिस्टेंसी थी। उसके बाद से क्या हुआ, इसमें कंसोलिडेशन चलने लगा ईयर ऑन ईयर में, मतलब ईयरली बेसिस में इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी साल से। आप देख सकते हैं 2018 से, ठीक है ना। तो 2017-18 के आसपास से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है और बार बार ये क्या कर रहा है, ये इस पैटर्न में यहाँ से टर्न लेता है हमेशा। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। जो नैरोलैक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था ये, तो वही इसमें यहाँ पे हुआ था। और इसीलिए मैंने इसमें 2 बार बाइंग की है। एक बार मैंने बाइंग की थी जब इसमें ईयरली लेवल हिट हुआ था अराउंड 290 के आसपास। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे एक्चुअली इस लेवल का वेट करना चाहिए था, लेकिन जो ईयरली फाइनल लेवल होता है, जो मैं आपको 2 लेवल बताता हूँ ना, ईयरली फर्स्ट लेवल बताता हूँ और ईयरली एक फाइनल लेवल बताता हूँ, इसके नीचे में मैं बाइंग नहीं करता। ओके, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मुझे इसमें ईयरली फाइनल लेवल मुझे दिखा था, तो मैंने 290 में इसमें बहुत छोटा सा स्टेक लिया था। और उसके बाद दूसरी बार मैंने जो एवरेजिंग की वो किया मैंने 2023 में, इसी साल मार्च में। ओके, मार्च में ये मुझे 255 के लेवल पे दिखा था और ये हमारा मार्च का लेवल था SIP का, जहाँ पे इसने हिट किया था और मैंने यहाँ पे एक बाइंग की थी, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट वगैरह देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने बाइंग की थी वो सक्सेसफुल हो सकती है। अभी इसमें ऑब्वियसली एक रिस्क इस लेवल पे बना हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रेशर देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे फिर से प्रेशर देखने को मिले, लेकिन अगर रिजल्ट्स वगैरह कंटिन्यूएशन में अच्छे आते हैं तो ये कंटिन्यूएशन में इस लेवल को तोड़ सकता है। और एक बार इस लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो मार्केट इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी एक उम्मीद वाली इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन मैंने नीचे में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं इसमें सेफ़ हूँ। इसी तरह की सेफ़ इन्वेस्टमेंट मैं करने के लिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, टेंशन फ्री स्टॉक है। अभी मुझे क्या है, ये फॉल आया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन किसी ने अगर ये भागते हुए मार्केट में, जैसे ये बड़ी कैंडल है, इस कैंडल में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो अभी भी लॉस में आ गया होगा, राइट। कल वो प्रॉफिट में होगा, आज वो लॉस में होगा, हमेशा टेंशन में रहोगे। तो ट्राई करो जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल बेस होता है वहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो होल्ड करें, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो।
होल्ड करके रखिए। टॉप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब तो बहुत क्या ही बोलूँ आपको, आपके लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसको रखना ही मेरे हिसाब से सही होगा। रीजंस मैंने आपको बता दिए। अब आप पूछोगे इसको कहाँ तक रखना सही होगा। देखिए अभी प्राइस चल रहा है 320 रुपये का, मेरे हिसाब से 500 रुपये तक तो ये आराम से चला जाना चाहिए, ठीक है। 500 रुपये अभी काफ़ी ऊपर है, 500 रुपये अगर ये जाएगा ना तो 500 से भी ऊपर ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 500 रुपये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया अच्छी तरह से तो फिर ये 500 रुपये भी इसको रोक नहीं पाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का दम रखेगा। अब जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है मैंने आपको बता दिया, यही लेवल है, ठीक है। अगला स्टॉक है APL अपोलो ट्यूब्स, 4.84% के आसपास आज ये गिरा है। यहाँ पे साफ देख सकते हो रीज़न क्या है, ये अपर बॉलिंजर से बाहर जा चुका है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा, अगर रेड बनाता है कुछ दिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रीज़न एक और भी है कि अराउंड 1450 के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, जिससे ये काफ़ी ऊपर जा चुका था। काफ़ी तो नहीं, बाकी जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनके मुकाबले तो बहुत कम ही ऊपर गया है, लेकिन हाँ बहुत पुराना स्टॉक है, इज़्ज़तदार स्टॉक है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होगा वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक दिखाएगा ही, और उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट या फिर नीचे गिर के हल्का सा ये फिर से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। जिन लोगों को इसमें एंट्री करनी है मेरे हिसाब से अगर आप 1020 का वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आपको मिले ना मिले वो आपकी किस्मत के ऊपर है, लेकिन सेफ जो रहेगा वो यही लेवल रहेगा। अगला स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL जिसे बोलते हैं। देख सकते हैं 3.82% के आसपास आज ये गिरा है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद आप ऐसे भी नहीं कर सकते, लेकिन ख़राब कंपनी नहीं है। आप ROC देखेंगे, ROE देखेंगे तो अच्छा खासा अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। अब जिन लोगों के पास ये स्टॉक है इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने का वेट करिए, ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। अगर ये रिजल्ट अच्छा आता है तब आप इसको ऊपर की तरफ में 390 या 400 के लेवल के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे हिसाब से अगर आप इस लेवल का 225 के आसपास का वेट करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अदरवाइज़ अगस्त में ही अगर आपको ये 270 पे मिल जाता है, मेरे ख्याल से अगर कल ही आपको ये 270 के आसपास मिलता है तो एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी आप इसमें ले सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हो तो, ठीक है। और अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड में ये ऊपर नहीं जाता है, लेकिन हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अगला जो सबका फेवरेट स्टॉक बना हुआ है वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर, 4.31% के आसपास आज ये गिरा है। तो काफ़ी टाइम के बाद आप देख सकते हैं कितने टाइम के बाद ये आज गिरता हुआ दिखा है, तो इसकी वजह से कई सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये एक गलत टाइम हो जाएगा इसमें इन्वेस्ट करने का। देखो बाय लक हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, लेकिन बहुत रिस्की वो आप मतलब बेट ले लोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले ये ऐसे तेज़ी नहीं दिखाया है। पहले भी देखो ये तेज़ी कितनी अच्छी थी और उसके बाद गिरावट कितनी लंबी चली है इसमें, है ना। तो हो सकता है कि ये ऐसे तेज़ी आपको दिखाए कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद फिर गिर जाए। रिजल्ट्स वगैरह इसके बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आए हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसके स्पेसिफिक वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें 800 का लेवल, जो ये 800 का लेवल था ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन था। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो आज ये क्या हुआ है, बॉलिंजर बैंड से बाहर चला गया था पिछली बार, है ना, पिछले महीने। तो इसीलिए ये अगस्त मंथ का जो कैंडल है वो थोड़ा सा अपने आप को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या, जैसे ये नीचे बेस बनता है ना, वैसे नीचे में थोड़ा सा बेस बनाएगा, फिर उसके बाद ऊपर शूट हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। स्टॉक में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब अच्छा है, हर चीज़ अच्छी दिख रही है, ऑर्डर्स वगैरह काफ़ी इनको मिले हुए हैं, तो इसमें ऐसे फंडामेंटली तो कोई इशू नहीं दिख रहा। टेक्निकली ये बस अपने प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन पे है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है साइडवेज चले या थोड़ा बहुत फॉल करे, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। अगला स्टॉक हमारा बहुत ही छोटा माइक्रो कैप स्टॉक है, शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 1.22% के आसपास आज ये गिरा है। मार्केट कैप देख सकते हैं 426 करोड़ का। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये बनाती है, मेन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आइसक्रीम का है। अब इसके अगर जून के जो Q1 के रिज़ल्ट हैं वो देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, इवन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो, या फिर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें भी शेयर होल्डर ने कुछ भी बेचने को अभी
रेडी होते हुए नहीं दिखाया है। FII ने जो भी छोटी सी जो उनके पास होल्डिंग थी वो इन्होंने कम कर दी है, जो भी रीज़न हो इनका, इन्होंने इसे बेच दिया है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन किया था एक वीडियो में, इसमें अभी भी ये वाला लेवल एक पहला सपोर्ट बना हुआ है अराउंड 365 का, ठीक है। तो उसी की तरफ ये जाता हुआ अभी दिख रहा है, न नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, न ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बीच में ही अटका हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जोन पे ही ये अटका हुआ है। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 365 तक। उसके बाद भी नीचे में थोड़ा सा स्कोप आप देख सकते हैं बॉलिंजर में बचेगा, ठीक है, नीचे गिरने का थोड़ा सा स्कोप बचेगा। तो ये अगला लेवल ये हो जाएगा अराउंड 290 300 के आसपास का अगला लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे 365, यहाँ पे 300, और अगर यहाँ से कहीं ये ऊपर निकल गया तब तो 1000 रुपये तक आप इसको जाते हुए देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है इसमें दम है, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर पाया तो बहुत इसमें दम है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है इसका वो नए नई चीज़ों में एंट्री करने की मतलब हिस्ट्री वाला है। तो अगर वो कंटिन्यूएशन में अपने आप को ग्रो करते हुए रहते हैं तो मार्केट भी उसको रिस्पेक्ट देगा और पक्का इसमें बाइंग करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा स्टॉक है तो थोड़ा सा क्वांटिटी वगैरह और जो भी पैसे आप इसमें लगाओगे थोड़ा देख समझ के लगाना। अगली कंपनी है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। देख सकते हैं प्रोडक्ट्स इसके शुगर फ्री, एवर यूथ, नाइसिल, ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान, तो काफ़ी जाने माने प्रोडक्ट्स इसके हैं। आज के दिन अराउंड ये 3% के आसपास गिरा है। Q1 के रिजल्ट इसके देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से ख़राब है, लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पे अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, अराउंड 1% से थोड़ा सा कम इन्होंने अपना बढ़ाया है। FII ने कुछ पॉइंट्स में ही कम किया है और DII ने भी कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे कम किया है। तो जो भी इन दोनों ने कम किया है वो किसने ले लिया है, प्रमोटर ने। तो एक तरह से बोला जाए तो न्यूट्रल बोल सकते हैं या पॉजिटिव साइड ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं होता तब तक इसमें गिरावट तो आपको ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। देखिए लॉन्ग रन में देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाने वाला ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे ये करता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा जो बेस पे इसे ले पाएँ। ओके, तो इस तरह से बेस पे अगर ले पाएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब ये जो बॉलिंजर है इस बॉलिंजर के आसपास में अगर आप ले पाए तो वहीं पे कहीं पे ये अभी चल रहा है, लेकिन अभी रिज़ल्ट चूँकि ख़राब आए हैं तो हो सकता है शायद ये गिर के इसके बाहर आ जाए, है ना। तो अगर ये इन केस आपको बॉलिंजर से बाहर आता हुआ दिखता है तो यहाँ पे आप एंट्री अगर करना चाहते हो, आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप इस सिचुएशन में आप एंट्री कर सकते हो। और नहीं, अगर आपको सिर्फ मेरा लेवल जानना है तो मेरा लेवल 1320 रुपये के आसपास होगा, आप इसका अलर्ट लगा के चल सकते हो। अब जिनके पास इसका स्टॉक है तो वो अभी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में नहीं जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि Q1 के रिज़ल्ट ही ख़राब आए हैं तो इतना जल्दी ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर मान लो आगे के 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट वगैरह सब अच्छे आते हैं तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाना शुरू कर देगा। तब आपको 2100 के लेवल आपको हिट होते हुए बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आना ज़रूरी है। अगला स्टॉक है टाइटन कंपनी। 2.51% के आसपास आज गिरा है। Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से ये ख़राब आया है, लेकिन इसी साल के पिछले क्वार्टर से बेटर दिखता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, ईयरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर में ये कोई भी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ईयर ऑन ईयर में ये थोड़ा अभी लॉस में है, लॉस में नहीं मतलब कम प्रॉफिट में है। देखिए इसके चार्ट को देख के तो ऐसा ही लगता है कि अपर बॉलिंजर में ये घुस गया था, इसीलिए अभी ये थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था। तो ये अभी जो रीज़न मेरे को लग रहा है वो यही है कि ओवर बाय हो चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, उसके बाद वापस ये ऊपर जाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि सेंटिमेंट टाइटन के लिए लोगों के ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत गिरता है तो लोग बाय करना शुरू कर ही देते हैं, चाहे रिजल्ट कैसे भी हो। नहीं तो अगर लॉजिकली देखा जाए, ये अगर कोई नॉर्मल स्टॉक होता तो ख़राब रिजल्ट की वजह से ये यहाँ तक भी गिर सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको इतना गिराएगा। इन केस अगर ये आपको 2400 के नीचे जाता हुआ मिलता है तब आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। जो नए इन्वेस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है वो 2000 के आसपास का वेट कर सकते हो अगर आपको एवरेजिंग करनी है, ठीक है। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हो तो बहुत ज़्यादा ऊपर में आप एवरेजिंग नहीं करो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपका प्रॉफिट थोड़ा जो परसेंटेज है वो मार खा जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट 2000 तक आता है तब आप एवरेजिंग करो। और जो न्यू इन्वेस्टर हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, टाइटन में एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा,
तो 2400 के आसपास अगर ये आता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी आप ले सकते हो, फिर उसके बाद सेकंड आपको इसका वेट करना चाहिए 2000 के लेवल के आसपास का। और अगर ऊपर जाता है तो 3400 के आसपास में आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। अगला स्टॉक है LT फूड्स। LT फूड से कई सारे लोग इसे नहीं जान पाएंगे, तो इसका नाम है दावत। जो आप बिरयानी राइस वगैरह खाते हो वो ये दावत है। ओके, तो इसके इन्वेस्टर्स को आप देखोगे कुछ टाइम से आप देखोगे तो यहाँ से 20 रुपये का स्टॉक था और ये अब ये 200 रुपये का होने वाला है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो पिछले क्वार्टर से भी बेटर है, अब पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा बेटर है। इन्वेस्टर्स में चेक करोगे तो आपको प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, FII में इंक्रीज़ दिखेगा, DII में इंक्रीज़ दिखेगा, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं स्टॉक में अभी के टाइम पे। तो आज इसके गिरने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर बाई हो चुका है और प्लस इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है वो 180 रुपये था। मैंने पहले ही आपको बता दी थी, ये जब ग्रीन चल रहा था मैंने तभी आपको बताया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और वही हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है इस तरह की आपको गिरावट देखने को मिले, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देखने को मिले, फिर वापस ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जो 200 रुपये का टारगेट है ना, वो 200 रुपये का टारगेट ये पक्का अचीव करेगा ही और उससे भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जो Q2 Q3 वगैरह के रिजल्ट आएंगे ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस बनी हुई है। आपने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, नॉर्मल राइस एक्सपोर्ट को, तो उस चक्कर में भी मेरे हिसाब से लगता है इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस गेन होगा, जिसकी वजह से LT फूड को बहुत प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आपको बहुत जल्दी वो प्राइस मिलेगा एंट्री करने का, लेकिन मेरे हिसाब से 100 रुपये के आसपास में ही इसमें एंट्री थोड़ी सेफ होगी, अदरवाइज़ बहुत रिस्की हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ लोगों को इसमें एंट्री करनी ही करनी है तो आप ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक मूविंग एवरेज, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हो कि इसको ये बहुत ज़्यादा टच करके क्या है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इनकेस अगर गिरते गिरते ये इसी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो यहाँ पे आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो, वो आपका रिस्क है। अगला स्टॉक है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। इसका एक आर्टिकल आया था जुलाई में कि इसके शेयर होल्डर्स को जो है एक स्मॉलर डिविडेंड मिलेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब ऐसा कब होता है, आप में से जो एक्सपीरियंस होंगे उनको पता है, ऐसा तभी होता है जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक के जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, किसी भी स्टॉक के रिजल्ट्स जब थोड़े ख़राब आएंगे तो डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। तो आज के दिन देख सकते हैं 2.39% ये गिरा है और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है। तो वो रिज़ल्ट जब आएगा तो होपफुली शायद वो पॉजिटिव आएगा, किससे 27 करोड़ से वो शायद ज़्यादा आना चाहिए। अगर जो उससे ज़्यादा आता है तो आपको इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जून का डेटा देखेंगे तो आपको प्रोमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन FII में 1.01 की तेज़ी और DII में भी कुछ पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब जो भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पॉजिटिव ही है, राइट। तो जिनके पास ये स्टॉक यहाँ पे अगर है तब तो यहाँ एंट्री करने का मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास अच्छा क्वांटिटी है तो कोई ज़रूरत है यहाँ पे एंट्री करने की, है ना। जिनके पास बहुत पहले है तो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन करना तभी जब इसका Q1 का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए, है ना। इसके बिना मत करना, क्योंकि अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है और यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ना। टेक्निकली वो समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये यहाँ तक आके एक बोलते हैं ना डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। तो इनकेस अगर ये रिज़ल्ट आने से पहले अगर 920 तक अगर चला जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसमें यहाँ से थोड़ा भी टर्न देखने को मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर Q1 के रिज़ल्ट पहले ही आ जाते हैं, यहीं कहीं आ जाते हैं और तब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो, जो भी प्राइस उस टाइम हो उस पोजीशन पे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो इनकेस अगर इसमें आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, अगर ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखा तो 3000 तक भी ये चला जाएगा। ये है इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन, तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप देख सकते हो ये क्या है, ये 2400 है और 3000 उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो स्कोप इसमें ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा है। केमिकल की कंपनी है, तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट वगैरह का वेट करते हैं फिर डिसाइड करेंगे। अगली कंपनी है ICICI सिक्योरिटीज़। 2.16% के आसपास ये गिरा है। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे
तो आपको इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। 271 करोड़ का इसका रिजल्ट आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो ठीक है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत ही थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर इसका इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डर्स में कोई मतलब ख़ास चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन एफआईआई ने और डीआईआई ने दोनों ने ही कुछ पॉइंट्स में इसमें इंक्रीज़ किया है। एफआईआई ने मतलब लगभग 1% के आसपास किया है इंक्रीज़, डीआईआई ने बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड मैं इसे बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तब तक इसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसको करती रहती है। अभी रिसेंट के टाइम पे कई सारी न्यूज़ वगैरह भी आई है इसके लिए। तो अब जिन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, जिनके पास इसका स्टॉक नहीं है, मेरे हिसाब से तो आप यही 415 या 420 के आसपास के लेवल का वेट करोगे तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और अगर आपने इसे होल्ड करके रखा हुआ है तो भी आप इसे ही कंसिडर कर सकते हो अगर एवरेजिंग करने का प्लान कर रहे हो। और नहीं, अगर आपको एग्ज़िट मालूम करना है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कब हो सकती है, तो अराउंड 1000 के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आने में अभी टाइम है, क्योंकि रिज़ल्ट्स वगैरह थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह भी थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। तो उसकी वजह से ओवरऑल देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अभी 1000 के लेवल पे बहुत जल्दी तो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन दिखे या छोटा मोटा इस तरह का फॉल दिखे, या इस तरह से ये ऊपर जाता हुआ दिखे, जो कि मतलब बहुत तेज़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ हो सकता है ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाए। ठीक है, लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से 415 या 20 रुपये के आसपास का जो लेवल है वो थोड़ा सेफ होगा। अगला स्टॉक है वेदांत फैशन, जिसे आप मान्यवर के नाम से जानते हैं। 2.39% आज गिरा है। रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, रिजल्ट खराब आए थे, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें कुछ खतरनाक ही तेज़ी हुई है। यहाँ पे जो इनको ये कम करना पड़ा था, जैसे आपको पता नहीं है तो 75% मिनिमम मैक्सिमम आप रख सकते हो एज अ प्रमोटर। तो 84% से जब इन्होंने कम किया तो वो शेयर्स किसके पास गए? थोड़े से पब्लिक के पास भी आए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इनके पास आए हैं, एफआईआई एंड डीआईआई के पास। ओके, तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से निकलना था ही। ओके, तो अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए ये रिज़ल्ट ख़राब थोड़े बहुत हैं, तो उसकी वजह से ये अगर गिरता है तो कुछ लेवल्स हैं जिस पे आप इसे देख सकते हो। पहला लेवल है 1145 रुपीज़ का, जो कि यहाँ कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, इधर कहीं पे, तो 1145 के आसपास अगर आपको आता हुआ दिखता है तो आप इसमें मतलब बाइंग कर सकते हो। इसके ऊपर देखोगे तो 1200 रुपये से भी पलट सकता है, और अगर जो कुछ अच्छी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ इसमें आ गई तो ऊपर की तरफ में हो सकता है ये 1900 या 2000 के आसपास भी क्रॉस कर जाए। ओके, तो नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए, ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगला स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज़। 2.11% के आसपास आज ये गिरा है। अब इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 100 के आसपास चल रहा है। इंडस्ट्री पी कितना है? 27। तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी हाई हो रखी है अभी के टाइम पे। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून के, तो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। पिछले क्वार्टर से भी ख़राब है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी ख़राब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईआई में इंक्रीज़ है, डीआईआई में इंक्रीज़ है, लेकिन ये सेम मान्यवर के जैसे ही है कि यहाँ से इनको ये कम करके 75 तक लाना होगा कम से कम। तो वही धीरे धीरे ये कम कर रहे हैं और यहाँ पे ये बांट रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से ऐसा तो लग रहा है कि इसका फ्यूचर अच्छा है, शायद इसीलिए एफआईआई डीआईआई यहाँ पे शेयर को मतलब बाई कर रहे हैं। लेकिन कई सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा जो वरी होगा वो यही होगा, स्टॉक का पी जो बहुत ज़्यादा हाई है, ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी कई सारे लोगों के लिए। तो देखिए, मैंने टेलीग्राम में बताया था आपको कि अराउंड 1210 के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था। तो 1210 तो ये टच नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ये नीचे से पलटा है। ओके, कुछ 5-10 रुपये आप मान के चल सकते हो, उतना नीचे से ये टच करके वापस नीचे आया और अब यहाँ पे इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिल रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वापस 1200 के लेवल पे नहीं जाएगा, जाएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ये नीचे गिरता हुआ दिखे। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है और सेफ़ बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से 865 रुपीज़ के आसपास अगर ये आपको मिल जाए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। इसके ऊपर में थोड़ा सा ये महंगा मुझे लग रहा है। जिनके पास होल्डिंग है वो बिल्कुल होल्डिंग रख सकते हैं। रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब आए हैं, बहुत ख़राब नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी तब गिरना शुरू हो जाती है, किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो तब गिरना शुरू हो जाता है जब अनयूजुअली उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
ये जो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है हो सकता है अगले क्वार्टर में रिकवर हो जाए, और एनुअली जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम किसी शेयर में नहीं होगा। ओके, तो जो इनके होल्डर हैं वो इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अगला स्टॉक है डाबर इंडिया, 1.94% आज गिरा था ये। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही अच्छा है, डबल के आसपास है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो उससे भी बेटर है। लेकिन शायद हो सकता है कि ये जो मार्केट के एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो, है ना। तो जो ब्लूमबर्ग की वेबसाइट है, मैंने कई बार बताया है, BQ प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको दिखता है तो आप देखो खुद से। मैं थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया है इसलिए मैं वो सब नहीं दिखाना चाह रहा अभी, लेकिन शायद हो सकता है उसकी वजह से ये जो है प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा एस्टीमेट वालों को। अदरवाइज़ प्रॉफिट कोई ख़राब नहीं है, अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो कोई भी खास चेंजेस नहीं है, सब न्यूट्रल दिख रहा है। तो अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, डाबर इंडिया एक ऐसा शेयर है जैसा आपके पास एशियन पेंट हो गया, मैरिको हो गया, उस तरह का ये शेयर है, ठीक है, कोलगेट हो गया। तो ये उस तरह का शेयर है जो आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन गरीब भी नहीं बनाएगा, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, म्यूचुअल फंड टाइप का शेयर है। आप इसको लीजिए और बिंदास होके अगर आप बेस पे ले पाते हैं तो बेस पे लीजिए और बिंदास होके इसे सालों साल होल्ड करके चल सकते हैं। ये उस तरह का शेयर है, ये गिरता नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप कोविड में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था उससे, मतलब पहले आप देखेंगे तो बॉटम उसका और नीचे था, फिर बाद में कोविड में ऐसा नहीं हुआ कि इसने बीट कर दिया, है ना। तो बाकी जितने भी शेयर्स हैं आप देखेंगे उनके बहुत ज़्यादा ही जंप उन्होंने नीचे की तरफ लगा दिया था, लेकिन डाबर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड टाइप का स्टॉक है, आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ आपके पैसे बढ़ाता जाएगा ज़रूर। तो अगर आप में से कुछ लोग इसमें अगर इन्वेस्टेड नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगस्त में, इसी मंथ में अगर आपको ये 540 या 535 के आसपास में मिलता है तो इसमें छोटी सी क्वांटिटी आप ले सकते हो, या जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और नहीं, अगर बिल्कुल ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब आप वेट करो, अगर ये लोअर बॉलिंजर के आसपास आपको इस तरह से मिल जाए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। लेकिन लोअर बॉलिंजर ये टच कभी नहीं करता, आप ये देख लो, है ना। तो इसलिए मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ 540 या 535 का, इसके आसपास में आपको मिलता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है तो नीचे फिर से ले सकते हो, है ना। ये स्टॉक कभी भी बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, तो रिस्की बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है बर्गर पेंट या बर्गर पेंट, जो भी बर्जर पेंट ही बोलते हैं, और इसमें 1.89% के आसपास आज गिरावट है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर में आपको जून का डेटा मिल जाएगा। प्रोमोटर्स ने कोई भी स्टेक सेल नहीं किया है, और FII और DIA ने दोनों ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को ऊपर बढ़ाया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखता है। अब इसके गिरने का रीज़न सिंपल सा है, डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये बॉलिंजर के बाहर जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आज एडजस्ट हुआ है। ओके, तो हो सकता है 1-2 दिन और थोड़ा सा नीचे गिरे, लेकिन ओवरऑल जो है ये अभी ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए Q1 के, तब तो फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एशियन पेंट के कंपैरिजन में थोड़ा हाई बीटा कंपनी है ये, तो गिरती ज़्यादा है और ऊपर भागती भी ज़्यादा है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है, 640 के आसपास में अगर आपको छोटी मोटी क्वांटिटी लेनी है तो ले सकते हो। अदरवाइज़ अभी थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, और जिनके पास इसका होल्डिंग है और प्रॉफिट बुकिंग जोन जानना चाहते हैं तो 900 रुपये का इसका पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तो 900 रुपये के आसपास में आपको इसमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलेगी। ओके गाइस, तो इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टॉक्स हो गए, अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बचे हुए हैं डिस्कशन के लिए। तो सारे के सारे एक ही वीडियो में मैं नहीं डाल रहा। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के डिटेल्स जानने हैं, लेवल्स जानने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, तो मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा, या फिर कल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।